this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can. So in this video we are going to talk about asexual reproduction. What is asexual reproduction? A reproduction in which single parent is involved is known as asexual reproduction. Asexual reproduction में आपको इन 6 पॉइंट्स के बारे में पढ़ना पड़ता है विद एग्जाम्पल्स. तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स के साथ साथ इन सब के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो लेंगे, क्योंकि इसमें एज सच क्वेश्चन एग्जाम्पल पे बेस्ड आपके एग्जाम में पुटअप किया जा सकता है और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. तो इसीलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजन के बारे में. फिजन होता है किसी चीज़ का ब्रेक हो जाना या डिवाइड हो जाना. तो फिजन हमारे दो टाइप के होते हैं. जब पेरेंट सेल 2 सेल्स में 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है तो हम उसे बोलते हैं बाइनरी फिजन. अगर ये 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स बनाता है तो हम उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन. तो सबसे पहले यहाँ पे बाइनरी फिजन के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल मैं बात करूं तो इसमें है अमीबा, पैरामीशियम, लिशमानिया. ठीक है. इसके बाद मैंने आपको बताया कि एक मल्टीपल फिजन भी होता है. मल्टीपल फिजन के एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम एंड क्लेमाइडोमोनास. ओके. देन कमिंग टू द बडिंग. बडिंग में क्या होता है? बडिंग जनरली होता है, बडिंग का एग्जाम्पल अगर बताएं तो बडिंग होता है हाइड्रा में या फिर ईस्ट में. ठीक है. इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है उसमें एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है. वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ता रहता है और एक इंडिपेंडेंट डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है और अपनी इंडिपेंडेंट एक लाइफ ओन करता है. ऐसा क्यों होता है? ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप क्यों होता है? क्योंकि जो रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से. क्योंकि देखो ये जो फिजन है ये तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है. इसके अलावा जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं. और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है. तो ये बडिंग में जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर वहाँ डेवलप होता है किसी एक स्पेसिफिक साइट पे, जहाँ पे आपका जो सेल डिवीजन है वो रिपीटेड सेल डिवीजन हो रहा है. ओके. देन कमिंग टू स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन का आपका एग्जाम्पल है राइजोपस. ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको वो बता रही हूँ जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए आपको याद रहने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. राइजोपस में क्या होता है कि एक ब्लॉब ऑन अ स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है राइजोपस का, जो हम काफ़ी ज़्यादा ब्रेड पे देखते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो बेसिकली राइजोपस ही है. उसमें जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके का स्ट्रक्चर. ये गोल गोल आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया में होते हैं स्पोर्स. जब ये स्पोरेंजिया की आउटर मोस्ट लेयर हट जाती है तो ये स्पोर्स आसपास पूरे में फैल जाते हैं. इन स्पोर्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है ताकि ये स्पोर्स कभी भी वेस्ट ना जाए. क्योंकि जब ये बाहर गिरेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि फेवरेबल कंडीशंस रहेंगी, तो ये फेवरेबल कंडीशंस में अपने आप को बियर कर पाएँ, इसलिए वो थिक लेयर होती है इनकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है. अब जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये एक इंडिपेंडेंट राइजोपस में ग्रो कर जाएंगे. ठीक है. देन कमिंग टू रीजेनरेशन. रीजेनरेशन मतलब किसी चीज का दोबारा से जन्म लेना. ठीक है. इसमें हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल प्लेनेरिया. ठीक है. प्लेनेरिया में क्या होता है? इसमें रीजेनरेटिव सेल्स होते हैं. इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है प्लेनेरिया का. ठीक है. इसमें रीजेनरेटिव सेल्स होते हैं. अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो हर एक पार्ट 1, 2 एंड 3 ये तीनों पार्ट्स इंडिपेंडेंट प्लेनेरिया में जन्म ले लेंगे. ये इंडिपेंडेंट 3 प्लेनेरियाज बनाएंगे. क्यों? ऐसा क्यों होगा? ये बात याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके पास होते हैं रीजेनरेटिव सेल्स. ये रीजेनरेटिव सेल्स के पास कैपेसिटी होती है रीजेनरेट करने की, क्योंकि नाम ही याद रखो ना, रीजेनरेशन. तो रीजेनरेटिव सेल्स इसमें होते हैं. अब देखो नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन टूट जाना. फ्रेगमेंट मतलब डिवाइड होना, ब्रेक होना. फ्रेगमेंटेशन में हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं स्पाइरोगायरा का. मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगी क्योंकि आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, बट ठीक है अभी के लिए पहले ही समझ लेते हैं. स्पाइरोगायरा है, मल्टीसेल्युलर है तो ये इसके आगे भी जा रहा है. ठीक है सर. ये इसका न्यूक्लियस है. अगर मैं स्पाइरोगायरा को बीच में से ऐसे
डिवाइड कर दूं तो ये एक इंडिपेंडेंट स्पाइरोगायरा बन जाएगा और ये एक इंडिपेंडेंट स्पाइरोगायरा बन जाएगा, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है मैम, ये भी तो यही कर रहा था मैम, वैसे ही तो ये भी कर रहा है, बट दोनों में डिफरेंस है। देखो क्या, जो स्पाइरोगायरा होता है उसके अंदर कोई रीजनरेटिव सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये रीजनरेटिव्स में सेल्स नहीं होते हैं, इसका काम ही है डिवाइड होके अपना अलग हो जाना, ये 2 डॉटर सेल्स बना लेगा इस तरीके से। अब आते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या हुआ कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से आप न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है, न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। देखो वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है प्लांट का, रूट, स्टेम एंड लीव। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। अगर रूट, स्टेम और लीव से नेचुरली प्लांट कर रहा है ग्रो तो नेचुरल हो गया। अगर एक होता है नेचुरली, एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियली कब होगा, जिसमें मैन का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो दो तरीके से आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के प्रोसेस को कर सकते हैं। पहला नेचुरली की बात करें तो रूट से हम एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि हम ये पूरी वीडियो बेसिकली एग्जाम्पल के लिए ही बना रहे हैं, तो नेचुरली भी मैं लिख देती हूँ। नेचुरली अगर हो रहा है तो रूट का एग्जाम्पल हो गया आपका स्वीट पोटैटो। व्हाट इज दिस, स्वीट पोटैटो। स्टेम का एग्जाम्पल हो गया आपका पोटैटो एंड लीव्स का एग्जाम्पल होता है ब्रायोफाइलम। देखो स्वीट पोटैटो पे आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता होगा, क्योंकि जो स्वीट पोटैटो है वो रूट है, ठीक है, इसीलिए वो आपको उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। देन कमिंग टू पोटैटो में आपको दिखता होगा कि कुछ टाइम बाद जब पोटैटो घर में ऐसे ही पड़ा रहता है तो एक बर्ड लाइक सा स्ट्रक्चर बन जाता है पोटैटो पे, देखा होगा। तो वो क्या है, वो लीव्स हैं, क्योंकि पोटैटो खुद क्या है, स्टेम है, ठीक है, इसलिए पोटैटो के ऊपर आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखता होगा, वो उसकी लीव्स हैं। स्टेम पे क्या लगती है, स्टेम पे लीव्स लगती है ना, इसीलिए। देन अगर लीव्स से कोई न्यू प्लांट बनाया गया है तो उसका एग्जाम्पल होगा ब्रायोफाइलम की लीव्स पे क्या होता है, ये जो इसकी आउटर मोस्ट ये जो कॉर्नर्स होते हैं इन सब पे न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल तरीका। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल, तो हमने पढ़ लिया नेचुरली। अब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पढ़ेंगे आर्टिफिशियल तरीका। आर्टिफिशियल में 3 तरीके के प्रोसेस हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। कटिंग का सबके एग्जांपल्स अभी मेंशन कर देती हूँ, फिर डायग्राम के साथ बताएंगे। कटिंग है आपका एग्जांपल रोज, ग्राफ्टिंग का मैंगो लिख सकते हैं और लेयरिंग का आप जैस्मीन लिख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं कटिंग पे। कटिंग में रोज का क्या होगा, जैसे मान लो ये रोज है, ठीक है, रोज है, आपने इसका जैसे इस तरीके के होते हैं ना रोज पे, इस तरीके का कटे काटे काटे काटे, तो आपने क्या किया, इसको काटा रोज पे से, रोज की स्टेम से जो था वो काट लिया और आपने इसको अलग से सॉइल में डाल दिया। तो आप कुछ दिन बाद देखोगे कि वो अलग से अपना रोज का प्लांट बन गया। क्यों, क्योंकि जो इसका रोज है ये उसने आर्टिफिशियल तरीके से, किसी बंदे ने, किसी ह्यूमन बीइंग ने उसको वो पार्ट को काट के, वैसे तो ये नेचुरली भी हो सकता है कि मान लो टूट के गिर जाए तो ग्रो कर जाए, बट हम आर्टिफिशियल में इसमें पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग ने जान के किया है ये चीज प्रोसेस। तो ये क्या हुआ है, इसको अलग से सॉइल में डाल दिया है और न्यू रोज का प्लांट बन गया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ग्राफ्टिंग। एग्जाम्पल हम मैंगो ले रहे हैं तो ठीक है, तो हमने क्या किया, किसी एक मैंगो की स्टेम ली और ये किसी दूसरे मैंगो की स्टेम ली, 1 है ये 2 है। इसकी जो ये वाला पार्ट था, जो सॉलिड पार्ट था, उसको थोड़ा सा यहाँ से छिल दिया है, कह सकते हैं थोड़ा सा काट दिया, ताकि अंदर वाला जो पार्ट है वो एक्सपोज्ड रहे, ठीक है। और इस वाले का भी हमने ये काट दिया। अब दोनों को आपस में जोड़ के रख दिया, ठीक है, और एक दूसरे को बांध दिया अच्छे से। अब ये एक ही स्टेम बना दी हमने, दोनों को बांध दिया अच्छे से और कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। अब क्या देखा कि प्लांट 1 के जो और प्लांट 2 के जो कैरेक्टर्स थे उसमें एक न्यू प्लांट जनरेट हो गया जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स हैं। इसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में आप 2 प्लांट की स्टेम को आपस में जोड़ के छोड़ देते हो और एक थर्ड प्लांट उग जाता है, ठीक है। थर्ड हम पढ़ते हैं लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं, इसमें आप जैस्मीन का एग्जाम्पल पढ़ते हो। मान लो ये जैस्मीन का प्लांट है,
ठीक है, ये जैस्मीन का प्लांट है। अब आपने क्या किया, इसका जो एक स्टेम, एक टहनी जो थी, इसको तोड़ा और सॉइल में इस तरीके से रख दिया। अब आपने कुछ टाइम बाद क्या देखा कि यहाँ पे रूट्स डेवलप हो गई हैं, यहाँ पे रूट्स डेवलप हो गई हैं और कुछ दिनों बाद एक न्यू जैस्मीन का प्लांट यहाँ से ग्रो करना शुरू कर गया, एक न्यू प्लांट बन गया। फिर आपने क्या किया, यहाँ से इसका जो कनेक्शन था वो काट दिया और ये एक इंडिपेंडेंट जैस्मीन का प्लांट ग्रो हो गया। इसको हम बोलते हैं लेयरिंग। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप ये देखो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। देखो, पहला कि जो पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एज सच न्यू प्लांट में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो वही प्लांट का हम किसी उसी प्लांट के पेरेंट प्लांट के ही किसी वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो कर रहे हैं ना न्यू प्लांट, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो एज सच पेरेंट प्लांट की तरह होंगे। ठीक है, अब आप ये देखो, अगर मैं यहाँ पे मैंगो का एग्जाम्पल ले रही थी तो मैंगो फ्रूट देने लायक कब होगा, जाके कब होगा, मतलब मुझे लगता है कि कम से कम 4 to 5 ईयर्स तो लगेंगे मिनिमम। ठीक है, तो 4 to 5 ईयर्स जो उसको लग जाएंगे तब जाके वो फ्रूट देगा। बट अगर मैं इस प्रोसेस के थ्रू, ग्राफ्टिंग के थ्रू मैंगो प्लांट ग्रो करना चाहूँगी तो वो लेस टाइम लेगा और फ्रूट्स भी मुझे जल्दी देगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये प्रोसेस ये लेस टाइम लेता है। ठीक है, इसके अलावा जो सीडलेस प्लांट होते हैं जैसे कि ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सब जो प्लांट्स होते हैं इनको भी हम ग्रो कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के प्रोसेस से। इसके अलावा जो ऐसे प्लांट्स हैं जो एक्सटेंट होने वाले हैं, जिनके पास अभी मतलब रिप्रोड्यूस कराने का कोई ऑप्शन नहीं है, ताकि वो अपने आप को, अगर देखो प्लांट्स अगर ग्रो नहीं करेंगे, मतलब कोई अपनी दूसरी स्पीशीज, उसी तरीके की सेम स्पीशीज के प्लांट अगर हम ग्रो नहीं करेंगे तो एक्सटेंट होते रहेंगे। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है, आर्टिफिशियल है, लेकिन ये एक अच्छा प्रोसेस है अपने आप को मतलब एग्जिस्ट कराने के लिए। तो ऐसे प्लांट्स जो ख़त्म होने वाले हैं उनको भी हम इस प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करा के उनको प्रिजर्व कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, कह सकते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला कि ये सब प्रोसेस आर्टिफिशियली हो रहा है। आर्टिफिशियली हो रहा है दैट मीन्स कि कोई ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉस्ट में ज़्यादा पड़ता है, इसमें पैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, उसको प्रॉपरली उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा न्यू प्लांट्स ग्रो करने के लिए। फिर इसमें क्या होगा, अगर मुझे 10 प्लांट ग्रो करने हैं तो 10 प्लांट को इंडिविजुअली ध्यान देना पड़ेगा, तो इसमें क्या लगेगा, ये कॉस्ट कंज्यूमिंग है। ठीक है, इसके अलावा जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है, क्योंकि मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि पेरेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो पेरेंट प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये कंजर्व कर रहा है, वो ही कैरेक्टरिस्टिक्स डॉटर प्लांट में या न्यू प्लांट में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या कि वेरिएशन की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो एकदम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो इसी के वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो कर रही हूँ ना प्लांट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी कैसे आ रहे हैं, पेरेंट प्लांट की तरह आ रहे हैं। तो वेरिएशंस, हम लोग क्या कहते हैं कि रिप्रोडक्शन में वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बट यहाँ पे तो आपके वेरिएशंस के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे साथ एक ये प्रॉब्लम रहती है इसके साथ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। सो हम सारे ये 6 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं विद एग्जाम्पल्स। तो आपके लिए एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन सबको दिमाग में रखना। और see you in the next lecture.